This पहले meeting is being recorded. पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, उससे रिलेटेड जो फिलोसफीज थी, महर्षि कनाद ने दी थी, फकुदा प्रत्यायम ने दी थी, लिसिपस की फिलोसफी थी, डेमोक्रिटस की फिलोसफी थी, उन सारी फिलोसफीज को भी हमने समझा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, जिसमें हमने ये जाना दैट किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन के पहले जो सम ऑफ द मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स होता है, और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट एंड और रेसिड्यू बचता है, किसी किसी केस में रेसिड्यू बच सकता है, किसी किसी केस में रेसिड्यू नहीं बच सकता है। तो अगर रेसिड्यू बच रहा है तो प्रोडक्ट एंड रेसिड्यू, अगर नहीं बच रहा है तो सिर्फ प्रोडक्ट का जो मास है वो इक्वल होता है। दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है दैट किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप ना तो मास को क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना। उसके बाद जो सेकंड लॉ हमने पढ़ा था वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है बच्चे? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बेसिकली ये कह देता है कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए रिएक्टेंट सेम होंगे। वाटर आपको फॉर्म करना है तो हर बार आपको क्या करना होगा? H2 लेना होगा, O2 लेना होगा, है ना। ठीक वैसे ही अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करना है तो आपको कार्बन लेना होगा और ऑक्सीजन लेना होगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बनाने की बात हो रही है तो उसके लिए जो रिएक्टेंट्स आप लोगे उनका रेशियो बाय मास हर बार सेम होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। जैसे वाटर का H2O है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाटर व्हेन H2 and O2 combines to give a product water, जो रेशियो होती है वो हर बार क्या होती है? 1:8 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है तो कार्बन और ऑक्सीजन को हर बार 3:8 के फॉर्म में कंबाइन होना होगा। ठीक है, ये बात पिछले क्लास की है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की कक्षा को, है ना। ये आपके बोर्ड स्क्रीन पे जो दिख रहा है यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी बुक में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बस इतना ही दिया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जब आप बात करते हो तो एनसीईआरटी सिर्फ दो लॉज की बात करती है। पहली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और दूसरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लेकिन जब आप कुछ रेफरेंस बुक्स को देखोगे तो आप देखोगे कि एक और नया लॉ है जिसको इंक्लूड किया जाता है, जिसका जिक्र एनसीईआरटी में, और वो लॉ होता है, किसी को याद है कौन सा? क्लासेस में बताया गया है, जितने भी बच्चे हो रहे हैं सबके क्लास में बताइए मैम, बताओ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपके इसके बाद दो और बताया गया होगा, बट वो दोनों आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो 9th और 10th दोनों में कहीं काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को बस समझेंगे और ये भी समझेंगे कि एनसीईआरटी में इसको क्यों नहीं दिया गया। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है बच्चे, वो एक्सप्लेन करता है, लिख ही देते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट if the ratio of reactants change, the product will also be changed। ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो
the reactants combine in multiple proportions to form multiple products. ठीक है, अगर प्रोपोर्शन बदला तो प्रोडक्ट्स भी बदल जाएंगे। अब जैसे समझो, हम लोग बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या कंबाइन करता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। और जनरली हम लोग जानते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। बट क्या आप ये भी जानते हो ना कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म करता है। आप ये भी जानते हो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बोनेट का भी फॉर्मेशन होता है। तो आखिर क्या बदल रहा है यहाँ? हर बार कार्बन और ऑक्सीजन ही कंबाइन कर रही हैं, तो फिर आपको समझना चाहिए कि यहाँ बदल क्या रहा है। यहाँ भी सी है, यहाँ भी O2 है, तो यहाँ CO2 आया। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो इस फॉर्मूला पे, तो कार्बन का एटॉमिक मास है कितना? 12। ऑक्सीजन की है 32। आप सॉल्व करोगे तो आएगा ये 3:8। तो यहाँ जो रेशियो है वो क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं? 3:8 के रेशियो में। और इसलिए जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आप जब यहाँ की बात करते हो तो यहाँ क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन बच जाता है। तो यहाँ कार्बन 12 ऑक्सीजन 16। जो रेशियो है, जिस रेशियो में कंबाइन हुआ है, वो रेशियो क्या है? 3:4। यहाँ आप देखो, कार्बन ही है, ऑक्सीजन ही है, कंबाइन किया, CO3 बनाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 12:, आप 16 का टेबल अगर आपको याद है, 16 3 जा करके देखो क्या होगा? 48। रेशियो की बात करोगे तो आ जाएगा 3:12। तो आप देखो, सेम रिएक्टेंट्स है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, यही कंबाइन कर रहा है। लेकिन जब 3:8 में कंबाइन किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। जब 3:4 में कंबाइन किया कार्बन और ऑक्सीजन ही, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। जब 3:12 के रेशियो में कंबाइन किया तो कार्बोनेट बना दिया। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है बच्चे, reactants might be same, but if they are combining in any chemical reaction in a different proportion than usual, they will form different product. अगर यूजुअल से किसी दूसरे प्रोपोर्शन में वो कंबाइन करने हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट दूसरा बनेगा। ठीक है, सेम प्रोडक्ट अगर बनाना है तो आपको हर बार क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शन सेम रखना पड़ेगा, जो हमारा दूसरा लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह रहा था। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट? नो सर। नो सर। नोट कर लो। अब हम साइड हटे हुए हैं, इसीलिए बोर्ड के कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं, ताकि बोर्ड पूरा तुम लोग को क्लीन दिखता रहे। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। स्मार्ट बोर्ड नहीं दिख रहा तुम लोग को? सर मतलब उसमें लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट पूरा हो गया इसमें। ठीक है, हाँ हाँ सर हाँ। चलो नोट करो।
छाप लिए जी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर अभी तक नोट नहीं कर पाए हो तो, ना, क्योंकि लिमिटेड टाइम है हमारे पास। आगे बढ़े। ये फुल अब हम लोग को पहुंचना है हमारी अगली टॉपिक में, जो कि है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। किसने दी थी? जॉन डैविसन। इट वाज प्रेजेंटेड बाय जॉन डाल्टन। और कब दिया गया था? टाइम याद है आपको? डेट याद है? 1808 ईस्वी। अब देखो एक बात को समझो, 500 बीसी में, 500 बीसी 500 बीसी में एटम की डिस्कवरी हुई। 1808 ईस्वी में, 1808 एडी हम लोग जिसको कहते हैं, एटॉमिक थ्योरी आई। इतना लंबा वक्त क्यों लगा, कोई बता सकते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ? कोई assumption? ये जो वक्त है ना बच्चे, तो लगभग 2308 साल का वक्त है, ठीक है। तो बहुत ही लंबा वक्त है। एटम की फिलॉसफी आ जाती है, उसके बाद 2300 साल अगर लग जाते हैं एटॉमिक थ्योरी को आने में, तो काफी बड़ी बात है ना। इसका मतलब होता है कि कुछ तो ऐसा रहा होगा एटम के बारे में जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो गया होगा, है ना। तो खैर, कारण जो भी रहा, 1808 ईस्वी में जब जॉन डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट्स दिए, अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, तो उन्होंने कुछ बातों को बताया, ठीक है। और उन्हीं पोस्टुलेट्स के थ्रू हम लोग इनकी पूरी थ्योरी को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। पोस्टुलेट का पहला पॉइंट क्या था, बताओ? जो महर्षि कनाद ने सबसे पहली बार कही, जो फकुदा कात्यायन ने पहली बार कही, या डेमोक्रिटस और लिसिपस ने सबसे पहली बार कही, एग्जैक्टली सेम बात थी ये भी। वो ये थी कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। वेरी स्मॉल या फिर टाइनी पार्टिकल्स नॉन एज Atoms. एटम्स।
नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया, एक्चुअली कलर बदल बदल के लिखता हूँ, बाद में तुम लोगों को समझाना है। एटम्स आर इंडिविजिबल। डाल्टन साहब ने जब अपनी थ्योरी दी तो उन्होंने ये भी कह दिया कि एटम जो है वो सबसे छोटा है, इससे छोटा अब कुछ नहीं हो सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एटम्स को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये बात भी ठीक ही कही थी उन्होंने, है ना, इसमें कुछ खास गलती नहीं है। फिर उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कही कि एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स एज आर एलिमेंट्स। जिस तरीके से एलिमेंट्स कई प्रकार के हैं उसी तरीके से एटम भी कई प्रकार के हैं। तो ये तो बात सही है, हर एलिमेंट का अपना एक एटम होगा, जिसकी एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो एटम के पास होगी। तो अगर एलिमेंट्स की अगर वेराइटीज दिख रही है तो डेफिनेटली एटम्स की वेराइटीज हैं, है ना। फिर उन्होंने क्या कहा था कि ऑल द एटम्स ऑफ एनी गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी मैनर। आइडेंटिकल इन एवरी मैनर कहने का मतलब कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट आप उठा लीजिए और उसके 10 15 20 एटम्स ले लीजिए, तो वो सारे के सारे एटम हर प्रकार से एक जैसे होंगे। हर प्रकार से एक जैसे होंगे मतलब फिजिकल अपीयरेंस उनकी सेम होगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, केमिकल नेचर सेम होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकली कंबाइन करने की जो नेचर है इसके वो भी सेम। तो ये जो बातें हैं जॉन डाल्टन साहब ने कही, और इसमें जो एक लाल वाली दिख रही है वो बाद में गलत साबित हुई, ठीक है, बाकी जो नीली वाली है वो अब तक सही है। आगे जो भी गलत लाइन होंगी वो हम रेड से लिखते हैं, ठीक है। इस पेज पे हम लोग बाद में फिर आएंगे, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इनके सारे पॉस्टुलेट्स को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। अगला पॉइंट उन्होंने कहा दैट अगला पॉइंट उन्होंने बताया था कि अलग अलग टाइप के अगर आप एटम्स लेते हो तो ये एटम्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टी दूसरे एटम से अलग होगी। ये फिजिकल अपीयरेंस में अलग होंगे, केमिकल नेचर इनका अलग होगा, जिस तरीके से ये रिएक्ट कर रहे होंगे किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से वो प्रॉपर्टी भी इनकी अलग होगी, ठीक है। तो कुल मिला के उन्होंने ये कह दिया था कि एक एलिमेंट के सारे एटम सेम है, अलग अलग एलिमेंट्स के जो सारे एटम हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। तो उनकी ये बात जो है वो थोड़ी सी गलत हुई थी, ठीक है। क्या गलती हुई थी वो हम बताते हैं। उन्होंने कहा दैट एटम्स ऑफ different elements are different in characteristics। अलग अलग एलिमेंट्स की जो एटम होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग अलग होगी। अब इसमें क्या होता है ना कि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, जब भी पीरियोडिक टेबल आ गया, ठीक है, जब हेनरी मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देके एटॉमिक नंबर्स वाइज एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया,
तो उन्होंने कैटेगराइज किया, और उन कैटेगरीज में जब आप जाते हो तो आप देखते हो कि प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं एटम्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये वाली जो बात है इनकी, ये थोड़ी बहुत गलत हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने मॉलिक्यूल का भी कंसेप्ट दिया। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं। एटम्स जब उनके कनेक्ट होते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसको और आसान कर देते हैं हम लोग। एटम्स टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, ये बात जॉन डाल्टन साहब ने कही, जो कि गलत है। ठीक है, आज हम लोग जानते हैं कि एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इन्होंने कहा था कि एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो फिक्स्ड है। ये बात भी सही कही थी उन्होंने, ये गलत नहीं है। ठीक है, इसके बाद वही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाली लाइंस उन्होंने यहाँ डाल दी थी। ठीक है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पर ही उन्होंने ये सारे पॉस्टुलेट्स दिए, और जो भी उन्होंने बातें की उनमें से कुछ बातें गलत साबित हुई। जिसमें से एक आपको दिख रहा है, जो रेड से मार्क्ड है, आपके बोर्ड पर फिलहाल दिख रहा होगा, एटम्स आर द वन दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हमें पता है कि एटम्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि एटम्स जो है वो इंडिविजिबल है नेचर में, ये भी बात आगे चल के गलत साबित होगी। ठीक है, फिलहाल नोट कर लो, इसके बाद हम लोग ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे कि कमियां क्या क्या नहीं। ठीक है, 3 पॉइंट्स में हम लोग ड्रॉबैक्स को समझ जाएंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। और ड्रॉबैक्स जो है, एटॉमिक थ्योरी जो है और इसके पोस्टुलेट्स जो है, ये कभी कभार आते हैं एग्जाम में, बट ड्रॉबैक्स जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नो वन इज इंटरेस्टेड टू नो कि भाई पोस्टुलेट क्या दिया था उन्होंने, बट पूरी दुनिया जानना चाहती है कि कमियां क्या क्या रहेगी। अच्छा, आप भी इस बात को समझ लीजिए, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये कि डाल्टन साहब ने बताई तो चीजें, समझाई तो चीजें। ठीक है, कुछ बातें ऐसी भी रही जो अब के हिसाब से सही नहीं है, बट हम लोग उसको गलत नहीं कहते हैं, वो ड्रॉबैक्स हैं, वो कमियां हैं। ठीक है, वो अब गलत हुई है। जिस वक्त 1808 ईस्वी में जब उन्होंने ये बात कही थी ना, तब सब लोग इसको सही मान रहे थे, क्योंकि उस वक्त तक एटम के डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था। उस वक्त तक लोगों को ये बात भी नहीं पता थी इनफैक्ट कि एटम्स डिवाइड होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। ये सारी कहानी तो जे जे थॉमसन साहब से शुरू हुई। ठीक है, तो सारा ब्लेम डाल्टन साहब पे नहीं जाता है। गलती नहीं कहते हैं हम लोग, कमियां कहते हैं। उन्होंने जो पॉस्टुलेट्स दिए उसमें कुछ कमियां रहेगी, और उन कमियों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं।
इसलिए आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. चलो जब तक कुछ कुछ नोट करो तब तक कहानी सुन लो। जॉन डाल्टन वाली। जॉन डाल्टन के बारे में आप शायद उनकी हिस्ट्री वगैरह नहीं जानते होंगे। तो जॉन डाल्टन साहब का जो जन्म है वो हुआ था 1766 में, इंग्लैंड में हुआ था। और इनकी जो फैमिली थी वो एक वीवर फैमिली थी, वीविंग का काम होता था। और जो एजुकेशन मिली है इनको, या जो एजुकेशन मिली थी कह सकते हैं हम लोग इनको, वो ज्यादातर हिस्सा इनके एजुकेशन का इनके फादर ने प्रोवाइड किया, और कुछ चीजें इन्होंने अपने गांव के स्कूल से सीखी। जब ये 12 साल के हुए तब इन्होंने अपने गांव के स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 12 साल की एज में ये पढ़ाते थे। फिर 1793 में ये इंग्लैंड से निकले अपने गांव से और मैनचेस्टर चले गए। मैनचेस्टर में जाके वहाँ के एक कॉलेज में उन्होंने फिजिक्स पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाई और इनफैक्ट मैथमेटिक्स भी पढ़ाया है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1794 वहाँ मैनचेस्टर के ज्वाइन करने के एक साल बाद ही 1794 में इन्होंने कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़ते हो, क्लास 8 में सबसे पहली बार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वहां पे कुछ कुछ जिक्र होती है। फिर आप बायो में आते हो जब आप ह्यूमन आई पढ़ते हो स्टैंडर्ड 10th में, तो वहां पे कलर ब्लाइंडनेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसको एक्सप्लेन किया 1794 में जॉन डाल्टन साहब ने। उसके बाद 1808 में ये डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी आई, पानी दो तो। जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। और यही नहीं, डाल्टन साहब सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कई सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस तक कैलकुलेट किए। ठीक है। और इनकी डेथ हुई 1844 में। ठीक है। और ये जो एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, हालांकि अब बच्चे वैल्यू नहीं देते, बोलते सर गलत ही है तो पढ़ा क्यों रहे हैं, बट इस थ्योरी को वन ऑफ द फाउंडिंग पिलर्स ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है। कि अगर इनकी ये पोस्टुलेट नहीं आई होती तो मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो शायद आज उस ढंग से डेवलप नहीं की होती जिस तरीके से की है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ड्रॉबैक्स के बारे में जानते हैं। तो एक मेजर ड्रॉबैक था डेल्टन साहब के पोस्टुलेट का, वो ये था उन्होंने कह दिया था कि एटम जो है इज इंडिविजिबल, एटम इंडिविजिबल है और सबसे छोटा है। यही गलती हो गई थी इनसे, है ना। क्योंकि अब हम लोग जानते हैं
कि एटम डिवाइड हो सकता है और एटम कंटेन करता है क्या क्या, इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, प्रोटॉन कंटेन करता है, न्यूट्रॉन कंटेन करता है। हो सकता है कि इन फ्यूचर और भी दो चार चीजें इसमें ऐड हो जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट तो हैं जो कहते हैं कि लगभग 32 टाइप्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम में। तो अभी तक वो चीजें फाइंड आउट नहीं हुई, जब होंगी तो देख लेंगे। दूसरी गलती क्या होगी कि उन्होंने कहा दैट एटम्स ऑफ हम लोग रहेंगे तो मैं वाइट पर सेम एलिमेंट्स आर तो सुबह में क्या जा रहा है, सेम मास। तो सुबह जाएगा सचेतन और प्रिया, Yes, माइक sir. ऑफ, माइक ऑफ कर लो, आवाज आ रही है। मेरा ऑफ ही है सर। प्रिया का माइक ऑफ कर लो। सेम एलिमेंट्स के एटम का मास जो होता है वो सेम होता है, ये बात कही किसने, जॉन डाल्टन साहब ने। बट मैं आपको बता देता हूँ कि सेम एलिमेंट के एटम्स में भी देयर कैन बी स्लाइट डिफरेंस इन द मास। इस कारण से भी कि इस बात को गलत कह दिया गया। ठीक है, ये बात अब पता चली है, देयर कैन बी स्लाइट डिफरेंस in the mass of atoms of same। ठीक है, थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो एक कमी यहाँ रहेगी, और उसके बाद एक पॉइंट और है जिसमें उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। बट ये भी गलत हो गई है, क्योंकि हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास सेम। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एज सेम, है ना। इस चैप्टर के एंड में हम लोग इसके बारे में भी समझ ही लेंगे और डिटेल में। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिन जो जॉन डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरीज में ड्रॉबैक्स का काम करती हैं। ठीक है, कमियों का काम करती हैं, जिसके कारण हम लोग इनकी जो थ्योरी है उसको फुल प्रूफ नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ तक में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो बच्चे। तो हम साइड हट जाते हैं। ठीक है, तो छाप लो तब तक। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, तो sir. आज वाले क्लास में यही तक रोकते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद वाले में हम लोग पढ़ेंगे साइज ऑफ एटम, फिर जो ट्रेडिशनल सिंबल्स आए थे एटम के उनके बारे में, और नए सिंबल्स कैसे आए उनके बारे में भी जानेंगे। और फिर जाएंगे हम लोग एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे। एटॉमिक मास को समझने के बाद हम लोग समझेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोमर्स, आइसोबार्स के बारे में समझेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है।